नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। यदि एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग क्या है, शून्य है, शून्य के बराबर होता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। क्या कहते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाहक नहीं बन जाते। क्या नहीं बन जाते? निर्वाहक नहीं बन जाते। इस घटना को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा जंक्शन पद्धति, बी दे रखा डिफ्यूज्ड जंक्शन, सी दे रखा थर्मल रनवे, डी दे रखा है पॉइंट कॉन्टैक्ट पद्धति। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल रनवे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रतिरोध का ताप गुणांक। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई एसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रजिस्टर का, रेक्टिफायर का, कन्वर्टर का या इन्वर्टर का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है वे सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? जब भी क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वे सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा प्रकाशन, बी दे रखा प्रकाशमान क्षमता, सी दे रखा प्रकाश का प्रसार, डी दे रखा उपयोगिता कारक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रसार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या होगा? यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर वोल्टेज घटता है तो फिर क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्टेज तक काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है और वह 250 वोल्टेज तक ही काम कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उसे क्या कहते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि घरों में सप्लाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और इस खालिस्तान को भरना है। ऑप्शन इधर का फील्ड को उत्तेजित करने के लिए एसी स्रोत, बी तरह का मोटर को बंद करने के लिए दोनों एसी व डीसी स्रोत, सी तरह का फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत, डी दे रखा है आर्मेचर चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए डीसी स्रोत। तो इस खालिस्तान को भरना है कि सिंक्रोनस मोटर्स को चला सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत होता है और आगे इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो या दो से अधिक सेलों के एक समूह को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, बैटरी या रिचार्जेबल ड्राई सेल? तो दोस्तों उसे कहा जाता है बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरएमएस मान और एसी के औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आरएमएस मान, जिसे प्रभावी मान भी कहते हैं, आरएमएस मान को क्या कहा जाता है? प्रभावी मान। तो आरएमएस मान और एसी के औसत मान के अनुपात को कहा जाता है फोरम घटक। क्या कहा जाता है? फोरम घटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में एक मीटर गति व्यवस्था एक अंशांकित स्केल और एक संकेतक होता है? ऑप्शन दे रखा है डिजिटल मल्टीमीटर, बी दे रखा है डिजिटल वोल्टमीटर, सी दे रखा है एनालॉग मल्टीमीटर, डी दे रखा है एनालॉग वोल्टमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग मल्टीमीटर। किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में एक एक गति, एक मीटर गति व्यवस्था एक अंशांकित स्केल और एक संकेतक होता है? एनालॉग मल्टीमीटर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? टोरक, प्रतिशत सिले पे, तुल्यकालिक गति या अतुल्यकालिक गति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक गति कहा जाता है। स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? तुल्यकालिक गति, जिसे सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आई आर अर्थात धारा गुणा प्रतिरोध गिरावट और ईएमएफ का बीज गणितीय योग सदैव क्या होगा? तो दोस्तों किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में धारा गुणा प्रतिरोध गिरावट और ईएमएफ का बीज गणितीय योग सदैव क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। क्या होगा? जीरो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होगा। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक प्रतिरोध से क्या होगा? अधिक होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 120 वोल्टेज पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति गिरावट कितनी होगी? पावर ज्ञात करके बताना, जिसमें आपको वोल्टेज दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है। तो पावर ज्ञात करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा जब वोल्टेज व प्रतिरोध दे रखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, सॉरी इसका सूत्र होगा V का स्क्वायर बटे R। तो V कितना दे रखा है? 120 वोल्टेज। तो 120 गुणा 120 बटे प्रतिरोध कितना है? 60 ओम। तो 60 60 इससे दो बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 120 गुणा 2। तो 120 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 वाट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्त ट्यूबलाइट के लिए किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूब का, चौक का, फिलामेंट का या कैपेसिटर का? तो इसका राइट आंसर बताना है कि आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 0 वाट के लैंप कितनी खपत करता है? 0 वाट का लैंप होता है जो 0 वाट भी कहते हैं, तो 0 वाट का लैंप होता है वो कितनी खपत करता है? लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 वाट, लगभग 40 वाट या कोई शक्ति खपत नहीं होती।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5 से 7 वाट की खपत करता है। कितनी वाट की? 5 से 7 वाट की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है? किसी भी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट किस क्रम में होता है? किलो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में या एम्पियर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक गोई तार एक लाइन पोल और एक स्टॉप पोल के बीच में स्थापित है जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है स्टब गोई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? एडी करंट व हिस्टैरिसीस हानि से मुक्त होता है। ऑप्शन दे रखा है पीएमएमसी उपकरण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है, चलायमान लोह उपकरण है या डायनोमोमीटर प्रकार के उपकरण। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है जो कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन्न विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उस दोनों के बीच की दूरी होती है ध्रुव पिच। करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल पिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है? इंडक्शन मोटर होती है, उसके स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है रोटर परिपथ में ईएमएफ अंतक्षेपण, बी दे रखा है ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना, सी दे रखा है कैस्केड संचालन, डी दे रखा है स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट को संयोजित करना। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर होती है, उसकी सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है डीसी श्रेणी मोटर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।